जय हिंद दोस्तों, मैं अनुज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम तक पर। आज बात करेंगे हिंदी पर, हिंदी की चर्चा की जाएगी। उससे पहले हमें हिंदी पढ़ना क्यों है, तो सबसे पहली बात अगर हम हिंदी पढ़ने की बात करें तो हिंदी पढ़ेंगे क्यों? क्योंकि हमारे एग्जाम में आता है। अगर हम हिंदी पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट क्लास है, आपको वर्णमाला आज पढ़ाया जाएगा। वर्णमाला कहाँ कहाँ पर आ सकता है? उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, SI, SSC, GD में नहीं आएगा, लेखपाल में आ सकता है। यानी आज कुल मिलाजुला कर हम दो टॉपिक पे यानी दो विषय पे बात करेंगे, एक तो कांस्टेबल और एक SI। कहानी यही है। और इसको पढ़ने से पहले आप देखेंगे सबसे पहला हमारा मूलभूत आधार क्या होता है कि हमारे पास पढ़ना क्या क्या है, सिलेबस क्या है। तो ये उत्तर प्रदेश कांस्टेबल जो कल की वैकेंसी आई है उसी पे अब चर्चा होगी। लगभग ये सारे क्लास आपको कंप्लीट कराए जाएंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं। दूसरा हमारा टॉपिक बनता है क्या? हिंदी का व्याकरण और मौलिक ज्ञान। हिंदी के व्याकरण और मौलिक ज्ञान के अंतर्गत हम पढ़ते हैं क्या? हिंदी वर्णमाला। आज का ये हमारा पहला भाग होगा, जो आज हम पढ़ेंगे ये हमारा आज पहला भाग होगा। उसके बाद पढ़ेंगे हम तत्सम तद्भव, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों शुद्ध शुद्ध करना, उसके बाद लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे एवं लोकोक्तियां। उसके बाद बचा रस, छंद, अलंकार। उसके बाद अपठित बोध और प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं। ये सारी कहानी हम एक एक करके पढ़ेंगे। आज का पहला टॉपिक जो हमारा है वर्णमाला पे है, तो शुरू करते हैं। वर्णमाला। वर्णमाला पढ़ने से पहले हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या बनाया? व्याकरण। तो आइए देखते हैं व्याकरण होता क्या है। लिखेंगे व्याकरण। व्याकरण शब्द एक आपके सामने लिखा गया है, व्याकरण। व्याकरण शब्द कुल मिलाजुला कहानी यही है। व्याकरण शब्द बना कैसे है? व्याकरण शब्द बनने की बात करें तो ये तीन शब्दों यानी तीन शब्दों से मिलकर बना। जैसे हम कहें क्या, व्याकरण शब्द बना है वी धन आ धन करण। इन तीनों से मिलकर क्या बना है? व्याकरण। व्याकरण किससे बना है? तो आप कहेंगे तीन शब्द से। कौन सा? वी धन आ धन करण। अब ये तीनों अलग अलग चीज है। इसमें वी क्या है? वी एक उपसर्ग है। वी क्या है? एक उपसर्ग है। इसमें आ क्या है? आ भी एक उपसर्ग है। और बात करें करण क्या है, तो करण मूल शब्द है। क्या है? मूल शब्द। आप तीन कहानी इसमें समझे होंगे। व्याकरण तीन शब्दों से मिलकर बना, वी धन आधन करण से मिलकर बना है शब्द क्या बना? व्याकरण। अब व्याकरण में जो वी है वो भी उपसर्ग है, आ है जो वो भी उपसर्ग है, और करण है मूल शब्द। अब आपके मन में एक शब्द आया होगा, ये उपसर्ग क्या होते हैं? तो उपसर्ग की कहानी क्या है? उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के आगे लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं, उसको क्या कहते हैं? उपसर्ग। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के आगे लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? उपसर्ग कहेंगे। और ठीक इसी का उल्टा परिभाषा बन जाता है प्रत्यय। प्रत्यय क्या होता है? वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसका क्या बदल दे? अर्थ बदल देते हैं। अब ध्यान देना, उपसर्ग तो यहां भी उपसर्ग, यहां भी उपसर्ग। तो आपके मन में एक और सवाल आएगा, क्या एक शब्द में एक से अधिक उपसर्ग हो सकते हैं? जी हाँ, एक शब्द में एक से अधिक उपसर्ग और एक शब्द में एक से अधिक प्रत्यय दोनों हो सकते हैं। अब बात आती है कि ये जो वी शब्द है, इस वी का अर्थ क्या बनेगा? कोई बता सकता है? वी का अर्थ अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप कहेंगे विशिष्ट रूप से। वी का अर्थ क्या बन जाएगा? विशिष्ट रूप से। अगला शब्द हमारा बनता है आ। आ के अर्थ की बात करें तो आ के अर्थ की बात करें तो आप क्या कहेंगे? पूरी तरह से। पूरी तरह से। उसके बाद बना हमारे पास करण। करण का अर्थ अगर आपसे पूछ लिया है तो आप क्या कहेंगे? व्याख्या। क्या कहेंगे? करण का अर्थ क्या होता है? करण का अर्थ होता है व्याख्या। यानी व्याकरण तीन से मिलकर बना, वी धन आधन करण से। वी का अर्थ क्या होता है? विशिष्ट। आ का अर्थ होता है पूरी तरह, और करण का अर्थ होता है क्या? व्याख्या। इतनी कहानी समझ में आई तो आप इसको नोट करेंगे।
यहां तक हो गया? यहां तक हो गया या नहीं? नोट करेंगे थोड़ा जल्दी जल्दी। आइए, व्याख्या। व्याख्या, करण का अर्थ क्या है? व्याख्या। अगर आपसे यहां से एक और प्रश्न पूछ ले, व्याकरण जो शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ क्या बनेगा? शाब्दिक अर्थ अगर आपसे पूछे तब, अगर व्याकरण शब्द का अगर आपसे शाब्दिक अर्थ पूछे तो आप कहेंगे क्या? विश्लेषण करना। क्या शाब्दिक अर्थ की बात करें तो क्या बनेगा? विश्लेषण करना, करना या भली भांति समझना। भली भांति समझना, भली भांति समझना। व्याकरण वी धन आधन करण से मिलकर बना है, जिसमें बी का अर्थ होता है विशिष्ट रूप, आ का अर्थ होता है पूरी तरह, करण का अर्थ होता है व्याख्या। अगर पूरे व्याकरण शब्द की क्या पूछ ले आपसे, शाब्दिक अर्थ पूछे तो आप कहेंगे विश्लेषण करना या भली भांति समझना। यहां तक बात समझ में आई आपको? आगे चलते हैं फिर। हो गया? अभी तो हमने व्याकरण के बारे में सुना, अब व्याकरण की परिभाषा क्या होती है? व्याकरण की परिभाषा, व्याकरण वह शास्त्र है, क्या? व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा का शुद्ध एवं मानक रूप, शुद्ध एवं मानक रूप बोलना, लिखना, पढ़ना और समझना सीखा जाए। यानी व्याकरण से सीधी सी बात है, व्याकरण से हम क्या सीखते हैं? शुद्ध शुद्ध लिखना, बोलना, पढ़ना और समझना अगर हमें आ रहा है तो वही क्या है? व्याकरण है। अगर कभी प्रश्न पूछे कामता प्रसाद गुरु के अनुसार परिभाषा क्या बनेगा, तो जिस शास्त्र में शब्दों के शब्द रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण हुआ उसे क्या कहते हैं? व्याकरण। यानी हम जिस भाषा का व्याकरण पढ़ना चाह रहे हैं उस भाषा के बारे में अगर जानकारी ले रहे हैं, उस भाषा के बारे में अगर कोई जानकारी किसी पुस्तक में लिखी गई है, वो ग्रंथ क्या है? फिर वो उस भाषा का व्याकरण होगा। व्याकरण किसी भी भाषा का हो सकता है। अगर जिस शास्त्र में शब्दों के शब्द रूप प्रयोग और उनके नियमों का निरूपण है वह क्या कराता है? वह शास्त्र क्या होगा? व्याकरण होगा। समझ पाए व्याकरण की परिभाषा? नोट करेंगे, व्याकरण की परिभाषा नोट करेंगे आप। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको एक बार कोड दिखा दिया जाएगा, अभी आप उसको स्कैन कर लेंगे। अभी दिखाते हैं आपको। आइए आगे चलते हैं। अब क्या प्रश्न पूछ रहा है? व्याकरण के अंग, क्या पूछा आपसे? व्याकरण के अंग। अब ध्यान देना, व्याकरण के अंग कितने होते हैं? व्याकरण के अंग की बात करें तो कितने? 3। व्याकरण के अंग कितने? 3। कौन कौन से होते हैं? पहला तो बनेगा क्या? वर्ण विचार। दूसरा क्या बन जाएगा हमारा? शब्द विचार। शब्द विचार और शब्द साधन। वाक्य विचार क्या बन जाएगा? वाक्य विचार क्या बनेगा? वाक्य विचार बन जाएगा। अगर आपसे कभी भी पूछे व्याकरण के कितने अंग होते हैं तो 3। कौन कौन सा? वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। अब वर्ण विचार क्या है? शब्द विचार क्या है? वाक्य विचार क्या है?
इस पे चर्चा की जाएगी। प्रश्न कभी कोई आपसे पूछे कि वर्ण विचार क्या कहलाता है, वर्ण विचार क्या होता है, देखेंगे ध्यान से। वर्णों के आकार, उच्चारण, वर्गीकरण तथा उनके मेल से शब्द बनने के नियमों की जानकारी दी जाती है। यानी वर्ण विचार में सीधी सी बात है, क्या पढ़ेंगे हम, वर्णों के आकार पढ़ेंगे, उच्चारण पढ़ेंगे, उसके वर्गीकरण पढ़ेंगे, और क्या, वर्णों के मेल से जो शब्द बनेगा उसके नियम पढ़ेंगे। तो क्या कहलाएगा, वो वर्ण विचार कहलाएगा। आगे आता है क्या, शब्द विचार, या इसी को हम शब्द साधन के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होगा, शब्दों से संबंधित उनकी व्युत्पत्ति, भेद, शब्द शक्ति, रूप, संरचना आदि के संबंध के बारे में हम क्या करेंगे, विचार करेंगे। यानी शब्द की व्युत्पत्ति कैसी हुई है, उसके भेद कितने हैं, शब्द की शक्ति और उसके रूप क्या है, संरचना क्या है, आदि के बारे में अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, शब्द विचार। यानी वर्णों के बारे में सीख रहे हैं तो क्या होगा, वर्ण विचार होगा, शब्दों के बारे में सीख रहे हैं तो शब्द विचार। अगला कहानी बनता है वाक्य विचार एवं या वाक्य विन्यास। वाक्य की रचना, वाक्य के भेद, उनके संबंध, वाक्य का निर्माण तथा उनको अलग अलग करने की रीति और विराम चिन्ह आदि पर विचार किया जाता है। यानी वाक्य विचार में हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहली कहानी हम देखेंगे वाक्य का भेद क्या है, वाक्य का निर्माण कैसे होगा, उसके बाद उसको अलग करने की रीति क्या है, उसके बाद अगर हम आगे देखेंगे तो विराम चिन्ह का वाक्यों में कैसे प्रयोग किया जाएगा। ये बात अगर सीख रहे हैं तो हम क्या पढ़ रहे हैं, वर्ण विन्यास। यानी वाक्य के बारे में सीख रहे हैं तो वो वाक्य विचार हो गया, शब्द के बारे में सीख रहे हैं तो शब्द विचार होगा, और अगर वर्ण के बारे में सीख रहे हैं तो वर्ण विचार होगा। यहां तक अगर आप समझ पाए तो एक बार नोट करेंगे, इसको नोट करिएगा इसको। आगे देखेंगे, व्याकरण के अंगों के अंतर्गत हम किसी भाषा के शब्दों, पदों, उपवाक्य तथा वाक्य से संबंधित नियमों का निर्धारण, विवेचन और विश्लेषण करते हैं। यानी व्याकरण के अंग में हम क्या क्या सीखेंगे, इसके अंतर्गत हम भाषा के शब्दों, पदों, उपवाक्य तथा वाक्य से संबंधित नियमों का निर्धारण एवं विश्लेषण करते हैं। यहां तक बात समझ में आई, आगे चलते हैं। प्रश्न अगला फिर बन गया, वाक्य के स्तर कितने होते हैं। अभी आपसे पूछा क्या, वाक्य के अंग पूछेगा तो 3 बताएंगे। वाक्य के अंग में 3 कौन कौन से, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। लेकिन अगर यही भी पूछे वाक्य के स्तर कितने होते हैं तो 4 होते हैं। पहला कौन सा बनेगा, एक एक, पहला कौन सा बन जाएगा, रूप विज्ञान, दूसरा बन जाएगा हमारा ध्वनि विज्ञान, तीसरा बन जाएगा वाक्य विन्यास, और चौथा हमारा बन जाएगा अर्थ विन्यास, अर्थ विज्ञान। चौथा क्या बन जाएगा, अर्थ विज्ञान। अगर प्रश्न पूछे वाक्य के कितने स्तर होते तो आप कहेंगे रूप विज्ञान, ध्वनि विज्ञान और वाक्य विन्यास, अर्थ विज्ञान। अब फिर कहानी वही आएगी, रूप विज्ञान में क्या पढ़ेंगे, ध्वनि विज्ञान में क्या पढ़ेंगे, वाक्य विन्यास में क्या पढ़ेंगे और अर्थ विज्ञान में क्या पढ़ेंगे। तो आपके सामने नोट किया गया है। रूप विज्ञान में हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, शब्दों के निर्माण, उनके प्रकार और उनमें होने वाले बदलाव का अध्ययन किया जाएगा। यानी शब्द का निर्माण कैसे हो रहा है, उनके प्रकार क्या और उनमें होने वाले बदलाव के बारे में अगर हम जानकारी ले रहे हैं तो क्या कहलाएगा, रूप विज्ञान होगा। ध्वनि विज्ञान में भाषा की सबसे छोटी ध्वनियों और उनके उच्चारण के नियमों का अध्ययन किया जाएगा। वाक्य विन्यास में क्या होगा, शब्दों को जोड़कर सार्थक बनाने के नियम, वाक्य संरचना और उनके घटकों जैसे पदबंध, उपवाक्य का अध्ययन किया जाएगा। और अर्थ विज्ञान में शब्दों और वाक्यों के अर्थ को समझने का विज्ञान क्या कहलाता है, अर्थ विज्ञान। अब आप ये बताएं, क्या आपको वाक्य के व्याकरण के अंग और व्याकरण के स्तर समझ में आए या नहीं। अगर आ गए हैं तो आगे नोट करेंगे, फिर कहानी वही आएगी। यहां से हम पहला टॉपिक उठा लेंगे, कौन सा, यहां से एक एक करके हम पढ़ेंगे। आज का टॉपिक हमारा बनेगा वर्ण विचार, और वर्ण विचार
फिर वही कहानी आएगी यहां से, क्या वर्ण विचार किसे कहते हैं? तो क्या कहेंगे आप? वर्ण विचार व्याकरण के उस भाग को कहते हैं जिसमें वर्णों के आकार, भेद, उच्चारण, उनके मेल से बनने वाले नियमों का निरूपण होता है। यानी वर्ण विचार क्या है? वर्णों के आकार, उच्चारण, मेल और उसके भेद से बनने वाले जितने भी शब्द है, यानी जितने भी उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, वो क्या कहलाएगा? हमारा वर्ण विचार कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वर्ण विचार। नोट करते रहिए आप इसको। काहे नोट नहीं कर रहे हैं? कहां से मिलेगा फिर आपको ये? जो बहुत लंबा है उसको छोड़ दीजिए, बाकी जो शॉर्ट में लिखा गया उसको नोट करिए। बाकी जो आपको पीडीएफ आपको ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा। वर्ण विचार व्याकरण के उस भाग को कहते हैं जिसमें वर्णों के आकार, भेद, उच्चारण, उनके मेल से बनने वाले नियमों का निरूपण होता है। हो गया? आगे चलते हैं। अब कहानी आएगी क्या? वर्ण। अभी तो हमें पढ़ना है वर्ण विचार। तो सबसे पहली कहानी है कि वर्ण का विकास हुआ कैसे। तो लिखेंगे वर्ण का विकास। वर्ण का विकास, वर्ण का विकास ध्वनि से हुआ है। किससे? वर्ण का विकास ध्वनि से हुआ है। वर्ण का विकास ध्वनि से हुआ है। अगर कभी प्रश्न पूछे वर्ण का विकास कैसे हुआ है, तो ध्वनि से हुआ है। अब कहानी एक और बनेगी क्या यहां से? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं। किसको? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, उस मूल ध्वनि को कहते हैं, उस मूल ध्वनि को कहते हैं, कहते हैं जिसके जिसके और खंड न किए जा सके। क्या? और खंड न किए जा सके। और खंड न किया जा सके, यानी वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण हम उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके और खंड न किए जा सके। जैसे उदाहरण में क्या लिख सकते हैं? अ, ई। व्यंजन की बात करें तो क, ख, ख आदि। इसी प्रकार से बहुत सारे शब्द होते वर्ण हो सकते हैं। क, ख। यानी इसके क्या अब इस क के और खंड किए जा सकते हैं या नहीं? क के और खंड, खंड करने का मतलब जैसे मैं लिख दिया क्या? राम। राम के और खंड हो सकते हैं। र को आधा करेंगे यहां से बनेगा आ, और यहां से म को आधा करेंगे बनेगा क्या? यहां से अ। यानी राम के इतने खंड किए जा सकते हैं। तो इसी तरीके से क्या इस क का खंड किया जा सकता है या नहीं? नहीं किया सकता ना। तो यही क्या है? वर्ण है। ये क्या कहलाएंगे? हमारे वर्ण कहलाएंगे। सो वर्ण को क्या और कोई नाम से जानते हैं? जी हाँ, वर्ण को ध्वनि चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। लिख सकते हैं इस लाइन को। वर्ण को, वर्ण को ध्वनि चिन्ह, ध्वनि चिन्ह भी कहा जाता है। ध्वनि चिन्ह भी कहा जाता है, कहा जाता है। ध्वनि चिन्ह भी कहा जाता है। हो गया?
यहां तक समझ पाए ना। वर्ण का विकास किससे हुआ है? ध्वनि से हुआ है। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके और खंड न किए जा सके। उदाहरण में क, अ, ई, क, ख कुछ भी हो सकता है। आगे वर्ण को ध्वनि चिन्ह भी कहा जाता है। कुछ और भी आगे सीखेंगे। क्या अगर आपसे पूछ लिया जाए भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहा जाता है? तो वर्ण लिखेंगे। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है। कोई अगर आपसे पूछे वर्ण क्या कहलाता है तो क्या कहेंगे? भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि, यानी जो ध्वनि निकल रही है अगर हम इसको लिख दे रहे हैं तो यह क्या कहलाएगा? वर्ण कहलाएगा। समझ पा रहे हैं ना वर्ण क्या है? अच्छा एक प्रश्न यहां से, जो हमारा वर्ण होता है क्या, जो ये वर्ण है ये अर्थपूर्ण है या अर्थविहीन है? यानी इसका अर्थ, इस वर्ण में कुछ अर्थ होता है या नहीं? वर्णों का अर्थ होता है या नहीं? वर्ण का अर्थ होता है या नहीं? जैसे मैं बात करूं क, क्या लिख दिया गया है? क। तो क का कुछ अर्थ निकलता है या नहीं? क्या इस क का अर्थ बताएं? क बने कबूतर नहीं होगा, यानी इस क का कोई अर्थ नहीं है। मैं एक अगर ख लिख दूं तो ख का भी कोई अर्थ नहीं निकलने वाला है। यानी कह सकते हैं क्या वर्ण क्या है? एक तरह से ये अर्थपूर्ण है, यानी इसमें अर्थ नहीं होते हैं। लिखेंगे इस लाइन को, वर्ण अर्थ पूर्ण ध्वनि का लघुत्तम रूप है। वर्ण अर्थपूर्ण ध्वनि का लघुत्तम रूप है। वर्ण अर्थपूर्ण ध्वनि का लघुत्तम रूप है। इस कहानी की क्या मतलब है? लघुत्तम रूप है। इस लाइन को आप क्या कहेंगे? जैसे वर्णों का तो कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन यह क्या कर रहा है? वर्ण किसे क्या कहेंगे? अर्थपूर्ण ध्वनि को। अर्थपूर्ण ध्वनि होने का मतलब, जैसे अभी गाड़ी रोड पे अगर गाड़ी जा रही है, अगर वो हॉर्न मार रही है तो वो भी तो ध्वनि है। वो ध्वनि वर्ण कहलाएगा? नहीं कहलाएगा, क्योंकि कोई उसका सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा है। जब तक आपका कोई वर्ण सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा तब तक हम उसको ध्वनि, ये ध्वनि का सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा तब तक हम वर्ण नहीं कहेंगे। जैसे अभी आप जा रहे हैं, पीछे से कोई गाड़ी आपको हॉर्न मार रही है, वो अर्थपूर्ण ध्वनि नहीं है, इसलिए उस हॉर्न को क्या वर्ण कह दे? नहीं, वो भी तो एक ध्वनि है। ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। लेकिन ध्वनि कैसा होना चाहिए? सार्थक ध्वनि, यानी अर्थपूर्ण ध्वनि होनी चाहिए, यानी उस ध्वनि का कुछ अर्थ निकलना चाहिए। जब लिखेंगे तो क्या बनेगा? वर्ण बन जाएगा। ध्वनि कैसी होगी? अर्थपूर्ण। ध्वनि कैसी? अर्थपूर्ण होगी। अगली कहानी लिखेंगे, वर्ण का कोई सार्थक अर्थ नहीं होता। वर्णों का कोई सार्थक अर्थ नहीं होता। कोई सार्थक अर्थ नहीं होता। अर्थ नहीं होता। वर्णों का कोई सार्थक अर्थ नहीं होता। वर्ण का कोई सार्थक अर्थ नहीं होता। एक और कहानी लिखेंगे। क्या वर्ण स्वर रहित ध्वनियां होती हैं? वर्ण कुछ कैसी ध्वनि है तो आप कहेंगे वर्ण स्वर रहित ध्वनि है। स्वर रहित ध्वनि है। वर्ण स्वर रहित ध्वनि है। वर्ण की बात करें तो वर्ण कैसी ध्वनि है? स्वर रहित ध्वनि है।
हो गया, नोट करेंगे एक लाइन और। अगर आपसे ये पूछ रहे ध्वनि क्या है, अगर आपसे क्या पूछ रहे ध्वनि, ध्वनि की बात करें तो केवल एक लाइन लिखेंगे ध्वनि में, भाषा का मौखिक सबसे छोटा अंग। क्या ध्वनि क्या है? भाषा का मौखिक, मौखिक सबसे छोटा अंग, छोटा अंग। भाषा का मौखिक सबसे छोटा अंग क्या है? ध्वनि है। हो गया, आगे लिखेंगे थोड़ा। क्या हमने वर्ण के बारे में जाना, वर्ण कैसी ध्वनि होती है? सार्थक होती है? नहीं, वर्ण सार्थक ध्वनि नहीं है। वर्ण की परिभाषा कहे तो क्या होगा? ध्वनि के लिखित रूप को क्या कह देंगे हम? वर्ण कह देंगे। लेकिन ध्वनि जो होगी वह कैसा होना चाहिए? अर्थपूर्ण होना चाहिए। ध्वनि कैसी होनी चाहिए? अर्थपूर्ण होनी चाहिए। अगला हमारा हेडिंग बनेगा अक्षर क्या होता है। अक्षर सामान्य जगह अगर हम देखें तो वर्ण और अक्षर को एक ही बता दिया जाता है। अक्षर क्या है? अक्षर लिखेंगे ध्वनि का ध्वनि का लघुत्तम उच्चार्य रूप, ध्वनि का ध्वनि का लघुत्तम उच्चार्य रूप, उच्चार्य रूप जिसे एक श्वास, एक श्वास, जिसे एक श्वास या आघात में बोला जा सके, एक श्वास या आघात में, आघात में बोला जा सके, बोला जा सके। अक्षर क्या है? ध्वनि का वह लघुत्तम उच्चार्य रूप जिसे एक श्वास या आघात में बोला जा सके। अब कहानी, जो वर्ण था वो हमारा स्वर रहित ध्वनि था। वर्ण में हमने क्या लिखा? लास्ट में लिखा ना, वर्ण स्वर रहित ध्वनियां होती है, लेकिन अक्षर स्वर्ण रहित नहीं, यह स्वर सहित ध्वनियां होती है। क्या लिखेंगे? अक्षर, अक्षर स्वर सहित ध्वनियां होती हैं, स्वर सहित ध्वनियां होती हैं, स्वर सहित ध्वनियां होती हैं। वर्ण की बात करें तो ये स्वर रहित होते हैं, अक्षर की बात करें तो ये स्वर सहित होते हैं। लिख लेंगे इस लाइन को। हो गया ना, आगे लिखेंगे सभी स्वर, सभी स्वर, सभी स्वर का मतलब अभी हम आपको बताएंगे स्वर क्या होते हैं। अभी हिंदी में स्वर 11 हैं। सभी स्वर अक्षर और वर्ण दोनों होते हैं। सभी स्वर अक्षर और वर्ण दोनों होते हैं, वर्ण दोनों होते हैं, दोनों होते हैं। जो स्वर है वह अक्षर भी होता है और वर्ण भी होता है। हो गया, आगे लिखेंगे सभी स्वर युक्त व्यंजन, सभी स्वर युक्त व्यंजन, स्वर युक्त व्यंजन, सभी स्वर युक्त व्यंजन जैसे क, ख, ग अक्षर होते हैं। सभी स्वर युक्त व्यंजन अक्षर होते हैं।
सभी स्वरयुक्त व्यंजन अक्षर होते हैं। हाँ, सभी स्वरयुक्त व्यंजन अक्षर होते हैं। हो गया, आगे लिखिए, लिखिएगा क्या, सभी स्वर या सभी वर्ण अक्षर हो सकते हैं। सभी वर्ण, सभी वर्ण अक्षर हो सकते हैं। अक्षर हो सकते हैं, हो सकते हैं। क्या लिखा गया, सभी जो वर्ण है वो क्या हो सकते हैं, अक्षर हो सकते हैं, लेकिन सभी अक्षर वर्ण नहीं हो सकते। लेकिन सभी अक्षर, सभी अक्षर वर्ण नहीं हो सकते। वर्ण नहीं हो सकते, वर्ण नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। हो गया। जैसे मैं कहानी बताऊं क्या, एक जैसे मैं लिख दिया क, क, अब बताना ये क जो है ये अक्षर है या वर्ण है, अक्षर है या वर्ण है क। मैंने अभी आपसे एक लाइन लिखा यहां, सभी वर्ण अक्षर हो सकते हैं लेकिन सभी अक्षर वर्ण नहीं हो सकते। ये जो क लिखा गया ये अक्षर है, ये जो क लिखा गया है यह अक्षर है। लेकिन अगर इस क में से मैं क्या, ये अ निकाल लिया जाए, अब ये जो दोनों बचे हैं ये दोनों क्या हैं, वर्ण है। ये क्या है, वर्ण है। बस इतना सा अंतर है। या तो कह सकते हैं क वर्ण है और अ स्वर है। ये क्या है, ये वर्ण है और ये क्या है, स्वर है। ये स्वर है। हो गया। अब मैं एक शब्द लिख रहा हूं जैसे राम, क्या, राम। अब आप ये बताएंगे इस जो राम शब्द लिखा गया, क्या राम, इस राम में कितने अक्षर हैं। राम में अगर आपसे क्या पूछे अक्षर कितने हैं, राम में अक्षर कितने हैं, राम में बताना ध्वनि कितनी है, राम में अक्षर कितने हैं, राम में ध्वनि कितनी है, राम में वर्ण कितने हैं, राम में स्वर कितने हैं, राम में वर्ण कितने हैं, राम में स्वर कितने हैं, राम में व्यंजन कितने हैं और राम में शब्द कितने हैं। राम में शब्द कितने हैं।
आया किसी का? लिखेंगे। अच्छा, अक्षर क्या होता है? ये स्वर स्वर ध्वनि है, क्या लिखेंगे? रा प्लस म। अक्षर पूछेगा तो आप कितना बताएंगे? दो। रा और म, ये दो क्या है? अक्षर है। ध्वनि इसमें कितने आ रही है? रा में कितनी ध्वनि है? र तो है ही है अपने आप में, आ भी एक ध्वनि है, इसमें म है और अध्वनि है। कितनी ध्वनि हो गई इसमें? राम, यानी र में आ की ध्वनि आ रही है, म में अ की ध्वनि आ रही है। म बोलिए म, यानी म में कौन सी ध्वनि आ रही है? अ। तो कुल ध्वनि की संख्या बताएं तो कितना हो जाएगा? 4। वर्ण पूछेगा तो कौन सा बनेगा? ये स्वर रहित ध्वनि होता है। म और कितने हो गए? 4। लेकिन याद रखना ये कभी 4 नहीं होगा। कितने होंगे? 3 होंगे। अभी मैं 3 की कहानी आपको आगे लिखाऊंगा। कभी भी जब लास्ट में इस अ को नहीं काउंट करेंगे, कारण क्या होगा आगे आपको सिखाया जाएगा। अभी केवल आप याद रखें कितने वर्ण है? 3। राम में वर्णों की संख्या पूछे तो 3 है। राम में वर्ण कितने? 3। स्वर कितने हैं राम में? राम में स्वर कितने हैं? एक तो ये और एक ये। स्वर पूछेगा तो ये र में आ जोड़ेंगे और म में से अ। तो आपसे पूछा क्या है कि स्वर कितने हैं? तो स्वर की संख्या बताएंगे, एक ये है और एक ये। स्वर कितने? 2। व्यंजन पूछेगा तो व्यंजन पूछ ले तो 2। कौन कौन से? म और र। व्यंजन पूछे तो 2। शब्द पूछे तो केवल एक। शब्द कौन सा है? राम। शब्द क्या है? केवल एक है। शब्द पूछेगा तो क्या बताएंगे? शब्द एक है, केवल राम शब्द है। नोट करेंगे इसको। नोट करेंगे। हो गया। अक्षर कितने? 2। ध्वनि 4। वर्ण 3। अच्छा, वर्ण 4 होने के बाद भी 3 लिखा गया है। अभी उसके नीचे हम फैक्ट लिख लेंगे, आपको बात समझ में आ जाएगी। हो गया। लिखेंगे। ये अ हमने लिखा क्यों नहीं? तो अब इसकी कहानी यहां लिखेंगे। कारण क्या रहा हमने अ नहीं लिखा? लिखिएगा। लिखेंगे। यदि किसी शब्द का अंतिम यदि किसी शब्द का अंतिम यदि किसी शब्द का अंतिम वर्ण अंतिम वर्ण अ हो तो क्या
यदि किसी शब्द का अंतिम वर्ण अ हो तो वर्ण की गणना में अ हो तो वर्ण की गणना में वर्ण की गणना में नहीं गिना जाता, नहीं गिना जाता। यदि किसी शब्द का अंतिम वर्ण अ हो तो अ क्या होगा, वर्ण की गणना में नहीं गिना जाता, बाकी सारे स्वर गिने जाएंगे। अ को छोड़कर कोई भी 10 कोई भी स्वर आ जाए सभी काउंट होंगे अ को छोड़कर। लेकिन एक कहानी इसके नीचे और भी लिखेंगे, यदि वह संयुक्त व्यंजन होता, क्या, यदि वह यदि वह संयुक्त व्यंजन होता, व्यंजन होता तो अ की गणना की जाती, तो अ की गणना की जाती, की जाती। फिर अब आपके मन में एक सवाल आया होगा, संयुक्त व्यंजन क्या है? यदि वह संयुक्त व्यंजन होता, या संयुक्त व्यंजन की जगह आप शब्द लिखिए संयुक्त शब्द होता तो ज्यादा ठीक लगेगा। संयुक्त शब्द होता, संयुक्त शब्द होता तो अ की गणना की जाती, संयुक्त शब्द होता तो अ की गणना की जाती। जैसे हमने शब्द लिख दिया ब्रह्म, ब्रह्म, संयुक्त का अर्थ ही होता है एक ही स्वर के सहारे दो शब्द बोले, दो, एक ही स्वर के सहारे दो व्यंजन बोले जाए। तो इसका कोई स्वर है नहीं, मां के सहारे बोला जा रहा है, यानी ये संयुक्त शब्द है। ये क्या है, संयुक्त शब्द है। ब्रह्म शब्द जो लिखा गया है वो क्या है, संयुक्त शब्द लिखा गया है। अब ब्रह्म का वर्ण विच्छेद करेंगे तो ये क्या बनेगा, ब में से क्या निकाला जाएगा, र। र कैसा है, पूरा है, र में से अ निकाल लेंगे, बचेगा हमारे पास ह। ह तो पहले से भी याद आए, म में कौन सी, अ की मात्रा। अब यहां जोड़ेंगे, अगर आपसे पूछेगा इसमें कितने अक्षर है तो अक्षर की कहानी एक, अच्छा अक्षर की कहानी में वर्ण की कहानी सीखना, वर्ण पूछेगा तो 1 2 3 4 5 6, कितने हैं, 6, वर्ण कितने हैं, 6। अब लास्ट में क्या आ गया, अ। इस अ की गणना होगी या नहीं होगी, इस अ की गणना होगी, लेकिन इस वाले अ की गणना नहीं होगी। कारण क्या, ये संयुक्त शब्द है, जब संयुक्त शब्द होगा तो हम अ की गणना करेंगे, जब संयुक्त शब्द नहीं होगा तो अ की गणना नहीं की जाएगी। बात समझ में आई है तो नोट करें इसको। लिखा तो है, सही है, बिल्कुल गलत लिखेगा। आगे चले, हो गया ना, आगे चलते हैं। एक कहानी अब यहां से सीखेंगे क्या, भाई साहब यहाँ नहीं है, यहाँ पढ़ना है। अब कुछ प्रश्न है आपके, हमारे प्रश्न है, जवाब आपके होंगे। पहला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। प्रश्न संख्या 1, भाषा की, भाषा की, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, इकाई पूछे या अंग पूछे, दोनों का अर्थ क्या है, एक ही है। इकाई पूछे या अंग पूछे, भाषा की सबसे छोटी मौखिक
इकाई। भाषा की सबसे छोटी, दूसरा प्रश्न बन जाएगा यहां से, भाषा की सबसे छोटी, मौखिक की जगह बस लिखित कर लेंगे, लिखित। आगे इकाई पूछे या अंग पूछे दोनों का मतलब एक है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। आगे भाषा की सबसे छोटी इकाई या अंग पूछे। तीसरा भाषा की सबसे छोटी इकाई, इस बार लिखा ही नहीं, लिखित पूछ रहा है या मौखिक, सबके लिए आपका क्या जवाब होगा। अगला प्रश्न बनेगा हमारा चौथा, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, सार्थक इकाई या अंग पूछे। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई या अंग पूछे। अगला हो गया, आगे लिखेंगे पांचवा, भाव या भावार्थ के आधार पर, भाव या भावार्थ के आधार पर, के आधार पर, के आधार पर भाषा का या भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई, छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई, एक एक करके लिख लेंगे। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई पूछे तो आपका जवाब क्या होगा, ध्वनि। लिखित पूछे तो वर्ण, कुछ नहीं दिया है तो वर्ण। असार्थक पूछे यानी कि जहां से अर्थ निकलता हो तो क्या, वर्ण का कोई अर्थ नहीं निकलता, सार्थक पूछेगा तो क्या बताएंगे, शब्द। क्या बताएंगे, शब्द, क्योंकि शब्द का क्या होता है, अर्थ होता है। आगे भाव या भावार्थ के आधार पर पूछ ले, यानी उसका भाव क्या है, भाव समझने के लिए मुझे शब्द नहीं चाहिए, अब मुझे क्या चाहिए, वाक्य चाहिए। यानी अगर मुझे पूरी कहानी समझनी है तो मुझे पूरा क्या होना चाहिए, एक वाक्य का पता होना चाहिए। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि पूछे तो लिखित, मौखिक पूछे तो ध्वनि बताएंगे। भाषा की सबसे छोटी लिखित पूछे तो वर्ण बताएंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछे तो वर्ण बताएंगे। सार्थक अगर इकाई पूछ ले तो क्या बताएंगे, शब्द को बताएंगे। भाव या भावार्थ के आधार पर पूछे तो क्या बताएंगे, वाक्य को बताएंगे। भाव या भावार्थ के आधार पर पूछे तो आप क्या बताएंगे, वाक्य को बताएंगे। नोट कर लिए थे ना, हो गया था, करिए। यहां तक नोट हो गया। अगर प्रश्न पूछा जाए भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है तो भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगा, शब्द होगा। क्या होगा, शब्द होगा। इससे अगर मैं बात लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, यहाँ पे एक लाइन बना के, ध्वनि, ध्वनि के बाद वर्ण, वर्ण के बाद क्या बन जाएगा हमारा, अक्षर,
अक्षर के बाद क्या बनेगा? पद, या इसी को शब्द कहेंगे। इसके बाद क्या बन जाएगा? उपबंध, उपबंध, या इसी के बाद उसके बाद उपवाक्य, उपवाक्य, और इसी के साथ अंत में बन जाएगा वाक्य। ये एक बढ़ता हुआ क्रम है। ये क्या है? बढ़ता हुआ क्रम है हमारा। ध्वनि, वर्ण, अक्षर, पद, उपबंध, वाक्य और उपवाक्य और वाक्य। और इसी के साथ हमारा टॉपिक होता है समाप्त। कल हम पढ़ेंगे क्या? वर्ण माला। क्या पढ़ेंगे? कल का टॉपिक हमारा होगा वर्णमाला को हम पढ़ेंगे। ये वर्णमाला की बेसिक बातें थी, हालांकि पढ़ तो वर्णमाला ही रहे। कल इसी के और आगे चर्चा की जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। बाकी अगर आपको क्या कमी रही क्लास में, कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही।